अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग इन्वेंटरीज द ऑर्डर क्वांटिटी. The table showed that of the reorder quantities tried 1000 was the most economical. कि हमने जो पहले अभी टेबल पढ़ा उस टेबल में हमें ये पता चला कि 1000 यूनिट्स खरीदने में हमारा जो खर्चा है वो सबसे कम हुआ है. हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है 1000 के ऑर्डर साइज पर, जिसकी एवरेज इन्वेंट्री 500 है, जिसकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 2500 है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2500 है. ये इक्वल है. बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि EOQ इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल एंड लोएस्ट. जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में उसने डाटा दिया हुआ था, अगर हम उस डाटा को यूज कर लें इस फार्मूले में और हम ये कहें कि EOQ इज इक्वल टू 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी 500, एनुअल डिमांड थी 5000 और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम थी $5. ये $5 भी इसी अंडर रूट में आ रहा है. तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स आंसर आएगा. आंसर हमारे पास 1000 यूनिट्स ही आना चाहिए, क्योंकि हम टेबल फॉर्मेट से या टेब्यूलर फॉर्मेट से ये प्रूव कर चुके हैं कि 1000 यूनिट्स इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट. अभी हमने इस लोएस्ट को प्रूव नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इतनी बात प्रूव की है कि ये इक्वल है. तो इस फार्मूले से भी हमारे पास जो ऑर्डर साइज आ रहा है वो 1000 यूनिट्स ही आएगा. अब वेयर CO इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, D इज एनुअल डिमांड, परचेजेस की एनुअल डिमांड. अगर क्वेश्चन में सेल्स की एनुअल डिमांड भी गिवन हो तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगी, परचेजेस की एनुअल डिमांड यूज होगी. फर्दर मैं लिख देता हूँ रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड. अगर वो आपको क्वेश्चन में एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स दे दे 20,000 और कहे कि ईच यूनिट रिक्वायर्ड 3 kgs, तो इसका मतलब 60,000 kgs आपने परचेज करने हैं. तो एनुअल डिमांड किसकी? रॉ मटेरियल की. CH कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, मैंने पहले ही बताया कि ये 1 साल की होगी. अगर आपको पर यूनिट पर मंथ गिवन हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, पर यूनिट पर क्वार्टर हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. फार्मूला इज प्रोवाइडेड इन द एग्जाम बट यू आर नॉट टोल्ड व्हाट द सिंबल मीन. फार्मूला तो दे देगा वो, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू CO इंटू D डिवाइडेड बाई CH. अब आपने ये याद रखना है कि 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. इसके बाद जी हमारे पास आगे है मैनेजिंग इन्वेंट्रीज में ही द ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का फार्मूला है. और ये फार्मूले से प्रूव हो चुका हुआ है कि 1000 यूनिट्स ही आएंगे. जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन कर दी कि हमने टेबुलर फॉर्मेट में 1000 यूनिट्स कैलकुलेट किए कर लिए, जिसपे होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट थी. हमने EOQ फार्मूले से भी प्रूव कर लिया कि 1000 यूनिट्स ही आएंगे. और हम क्या कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स पर अपनी होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को लोएस्ट भी कर देंगे और इक्वल भी हो जाएगी. इसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन टू कंसिडर. अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स पर मंथ. हमें एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल परचेज डिमांड. अगर तो प्रोडक्शन एंड सेल्स बराबर हुई तो फिर तो 1000 इंटू 12,000 यूनिट्स ही हमारी एनुअल परचेज डिमांड भी कंसिडर होगी. ईच आइटम कॉस्ट $400 टू बाय, ये परचेज प्राइस है. प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑफ $640, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है. कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6% पर एनम, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको आप होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं. व्हाट इज द EOQ?
तो अब हम फार्मूला फॉलो करेंगे। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो 640 है। 1000 यूनिट्स पर मंथ है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया तो 12,000 आ गया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट है। 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई किया है किससे, 400 से। 400 क्या है, 400 है परचेज प्राइस पर यूनिट। 6% से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि $400 का अगर मैंने एक यूनिट खरीद लिया है, इसका मतलब ये $400 बैंक में डिपॉजिट करवा के जो मैं 6% प्रॉफिट कमा सकता था, मैंने वो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है। तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 24 है। सपोज करें कि इसके अलावा अगर आप कोई कैरिंग कॉस्ट गिवन होती, कोई होल्डिंग कॉस्ट गिवन होती, कोई स्टोरेज कॉस्ट गिवन होती, तो वो इस 24 में ऐड की जाती। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, ईओ क्यू। इसको आप सॉल्व कर लें तो ईओ क्यू आपके पास 800 आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम करके भी देख लेते हैं। 2 इंटू 640 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 24। तो इसका हमारे पास यहाँ तक का जो आंसर है वो आता है 6,40,000। अब जब हम इस 6,40,000 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 800 यूनिट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 यूनिट्स इज द ऑर्डर साइज वेयर होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन टू कंसिडर, अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स पर मंथ। एक तो हमें ये पता चल गया कि पर मंथ है तो एनुअल में कन्वर्ट कर दिया, 12,000 है। ईच आइटम ऑफ 400 टू बाय, प्लेस एन ऑर्डर कॉस्ट एट 640। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6% पर एनम। वंस अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। EOQ is 800, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। What is the total annual cost of ordering, purchasing and holding? अब तीन चीजें हमसे पूछी हुई हैं। इन तीन चीजों के सम को कहते होते हैं टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली हमने क्या बताना है, हमने टोटल कॉस्ट बतानी है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज क्या क्या है। पहली चीज़ है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, जो मैंने पहले भी लिखा था कि एनुअल डिमांड हमने बता दी 12,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एक मरतबा में हम 800 यूनिट खरीद रहे हैं। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 640। तो ये आपके पास आंसर आ गया 9,600। परचेज प्राइस का फार्मूला क्या होगा, परचेज प्राइस इज इक्वल टू एनुअल परचेज डिमांड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल परचेज डिमांड है 12,000 यूनिट्स और परचेज प्राइस पर यूनिट है 400। तो 4.8 मिलियन आपके पास आ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू EOQ और ऑर्डर साइज। EOQ है हमारे पास 800, यह ऑर्डर साइज है 800 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 24। हम ये ऑलरेडी 24 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 800 को हमने डिवाइड किया 2 से एंड मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर क्या आया, 9600। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि इन सब का टोटल पूछा था, तो हमने इन सब को सम कर दिया। तो 4,819,200 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आता है जी EOQ विद बल्क डिस्काउंट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको सप्लायर ने कहा कि मुझसे 800 यूनिट मत खरीदो यार, मुझसे 1500 यूनिट खरीदो, मुझसे 2000 यूनिट खरीदो, 1600 खरीद लो, 1200 खरीद लो, मैं तुम्हें एक सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वंस अगेन, जिसमें टोटल परचेज प्राइस, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तीनों शामिल होंगी। इन सब का टोटल दोबारा कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि क्या इसको खरीदना फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। अगर तो इन सब का टोटल जो अभी हमने पहले टोटल कैलकुलेट किया है
ईओक्यू के साथ, वो फॉर एग्जांपल था 4,819,200। अगर तो बल्क डिस्काउंट की ऑफर में इन तीनों का टोटल इस 4,819,200 से कम आएगा तो फिर हम सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इन सब का टोटल इस 4,819,200 से ज्यादा आएगा तो फिर हम सप्लायर की ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स is relevant if a discount is given for the order of minimum quantity, as it might be worth increasing the order size to get the discount. Work out the EOQ as normal, वो हमने वर्कआउट कर ली। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो वो 800 यूनिट आया है। वर्क आउट द टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड प्राइस एट द EOQ ऑर्डरिंग, परचेजिंग एंड होल्डिंग, तो हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। वो 4,819,200 आया है। ये देख सकते हैं आप, दो चीजें हो गई हैं। वर्क आउट द टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड प्राइस वेयर द डिस्काउंट इज फर्स्ट अवेलेबल। अब हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट जो कि डिस्काउंट के साथ होगी, और फिर उसे कंपेयर करके देखना है कि क्या वो 4,819,200 के बराबर है, इससे ज्यादा है या इससे कम है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, a company sells 1,000 units per month. Each item costs 400 to buy. Place an order of $640. Company's cost of capital is 6% per annum. Supplier offers a 1% discount of purchases of at least 6,000 units. एनुअल डिमांड है 1,000 यूनिट इंटू टू, 12,000 की। और सप्लायर कह रहा है कि मुझसे एक ही मरतबा में 6,000 यूनिट खरीदो तो मैं 1% डिस्काउंट दूंगा। शुड द रीऑर्डर क्वांटिटी बी मूव्ड फ्रॉम इट्स 800 टू 6,000, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जबकि अभी 800 यूनिट खरीदने पे हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 4,819,200 की है। तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं जी। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम वंस अगेन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहली तो है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड है 12,000। वो आपसे कह रहा है कि एक ही मरतबा में 6,000 खरीद लो, तो इसका मतलब टोटल पूरे साल में दो ऑर्डर दिए जाएंगे, और वो दो ऑर्डर मल्टीप्लाई होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो हमारा खर्चा आएगा $1,280। पहले हमारा खर्चा आ रहा था 9,600। दूसरी चीज है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में टोटल एनुअल डिमांड जो कि है 1200 इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट है 400। अब इसमें जब एक 1% डिस्काउंट मिल गया तो 100 में से 1% आप माइनस कर दें तो आपके पास 99% रह गया। तो $400 को मल्टीप्लाई करेंगे 99% से और फिर एनुअल डिमांड से, तो हमारे पास टोटल आ गया 4,752,000। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। अब होल्डिंग कॉस्ट हमारी परचेज प्राइस का 6% थी। तो पहले परचेज प्राइस थी हमारी $400, तो उसका 6% आया था $24। लेकिन अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि परचेज प्राइस 400 के ऊपर 1% डिस्काउंट मिल गया है, तो वो बाकी रह गई है 99%। तो 400 का 99% क्या होगा, $396 होगा। और इस 396 का 6% हमने पे करना है एज एन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 23.76 हो जाएगी अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट 24 से कम होके। तो हम यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या कह रहा है, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला कह रहा है कि हमारा जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है इज इक्वल टू ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज हमारा कितना है जी, ऑर्डर साइज है 6,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 या सिफर सेफ्टी स्टॉक है इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 23.76 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है 71,280 की।
इन सब चीजों का टोटल किया तो टोटल आ रहा है 4,824,560, जो कि पहले के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए हम सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो द डिस्काउंट ऑफर इज नॉट वर्थ वाइल। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हमने ईओक्यू के टाइम पे कहा था कि होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट। तो हमारी इक्वल तो आ गई थी 9600 दोनों पर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त टोटल आ रहा था 19,200। लेकिन अब जब हम 6,000 यूनिट्स के ऑर्डर पे जाते हैं तो अब क्या है जी, अब है 1280 प्लस 71,280, तो 72,560 आ रहा है। तो हम हमने जो चीज कही थी कि इक्वल तो प्रूफ हो गया था, अब ये भी प्रूफ हो गया कि ये लोएस्ट होगी। तो ये हमारी होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल एंड लोएस्ट अंडर ईओक्यू। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ईओक्यू विद बल्क डिस्काउंट में, तो हमने क्या कहा था कि टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम सप्लायर की जो ऑफर है बल्क डिस्काउंट की, उसको अवेल नहीं करेंगे। और टोटल कॉस्ट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सप्लायर की ऑफर में जो ये ऑफर है ये अपेरेंटली ही वायबल नहीं है। कि साल की डिमांड 12,000 यूनिट की है, वो हम बस दो मरतबा में खरीद लें 6,000 करके, और उसके बदले में सिर्फ हमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो देखने या पढ़ने में ही अवेलेबल वायबल नहीं है। जब हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली तो वो और हमें मेक श्योर हो गया कि इसका हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम जून 2008। एफएलजी कंपनी विशेस टू मिनिमाइज इट्स इन्वेंट्री। एनुअल डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग $12 per unit is 60,000 units per year. Inventory management costs for this raw material are as follows. Ordering cost per order is $6. Holding cost per unit per annum is 0.5. Supplier of the raw material has offered a bulk purchase discount of 1% of the orders for the orders of 10,000 units or more। 10,000 या इससे ज्यादा यूनिट खरीदने पर उसने कहा है कि 1% डिस्काउंट दूंगा। तो हम 10,000 यूनिट्स ही बेस बनाएंगे। If bulk purchase orders are made regularly, it is expected that annual holding cost of the raw material will increase to $2 per unit per annum। अभी कितनी पे कर रहे हैं अभी 0.5, और वो कह रहा है कि ये बढ़ के हो जाएगी $2। अच्छा, एक बात याद रखें कि उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है इंक्रीज टू। तो इसका मतलब हुआ 0.5 से बढ़ के $2 हो जाएगी। तो $1.5 का फर्क आ रहा है। लेकिन अगर वो कह देता है इंक्रीज बाय, तो इसका मतलब होता है कि $2 से बढ़ा रहा है। तो 0.5 में $2 ऐड किए जा रहे हैं और 2.5 हो जाएगी। कैलकुलेट का टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल व्हेन यूजिंग ईओक्यू। तो ईओक्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या है, डिटरमिन वेदर एक्सेप्टिंग द डिस्काउंट ऑफर बाय द सप्लायर विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम सप्लायर की ऑफर को इवेल्युएट करेंगे जिसमें उसने 1% डिस्काउंट देना है 10,000 यूनिट्स खरीदने पर। और करंटली परचेज प्राइस जो है वो $12 है और एनुअल डिमांड 60,000 है। अब हम पहला काम क्या कर रहे हैं कि ईओक्यू हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ईओक्यू का फार्मूला हमें क्या कहता है? ईओक्यू का फार्मूला कहता है जी, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 6 इंटू एनुअल डिमांड 60,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 0.5। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1200 यूनिट्स हमारे पास आ गए यूक्यू। ये यहाँ पर सॉल्व हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा स्क्वायर रूट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह रेस टू पावर 0.5 कर दिया है। स्क्वायर रूट को ऑल्टरनेटिवली हम क्या लिख देते होते हैं, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 हुआ। तो हमारे पास आ गई
EOQ 1200। नंबर ऑफ ऑर्डर साल में एनुअल डिमांड है 60,000। एक यूनिट्स का ऑर्डर, एक मरतबा में ऑर्डर प्लेस करेंगे 1200 यूनिट का, तो टोटल हम 50 ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक ऑर्डर की कॉस्ट है $6, तो 50 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक चीज आपके पास आ गई, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट $300। अब ईओक्यू का फार्मूला क्या कहता है? ईओक्यू का फार्मूला कहता है ऑर्डर साइज और ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट की। ये जो ब्रैकेट का पोर्शन है इसको एवरेज इन्वेंट्री कहा जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि जी ऑर्डर साइज और ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, इस ब्रैकेट के पोर्शन को कहा जाता है ईओक्यू, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, जो अलग से कैलकुलेट कर ली है 1200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 600 प्लस जीरो है क्योंकि सेफ्टी इन्वेंट्री है कोई नहीं। अब जो ये आंसर आएगा एवरेज इन्वेंट्री का, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो $300 आ गए हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट के। और इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? परचेज प्राइस पर यूनिट 12 है, एनुअल डिमांड 60,000 है, तो 60,000 इंटू 12 7,20,000 आ गई हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विद ईओक्यू पॉलिसी, अब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। टोटल परचेज प्राइस, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो सबका सम हमारे पास आ गया है $7,20,600। अब अगला ऑप्शन है जी बल्क डिस्काउंट का। सप्लायर ने क्या कहा है? सप्लायर ने कहा है कि आप मुझसे एक मरतबा में 10,000 यूनिट्स खरीदें। हमारी एनुअल डिमांड है 60,000 की, जो 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, हमें 6 ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है $6, तो टोटल बन गया, हमारी टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी $36। एवरेज इन्वेंट्री ईओक्यू और ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो 5,000 यूनिट हो गया, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम $2, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई $10,000 की। तीसरी चीज आपके पास है डिस्काउंट, के $12 पर आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि 100% है $12। $12 जो करंट परचेज प्राइस है किसे रिप्रेजेंट कर रही है? 100% को। अब 100% में से 1% का डिस्काउंट मिल गया तो 99% रह गया। और परसेंटेजेस को हम आम तौर पर डेसिमल्स में शो करते हैं, तो 11.88 पर यूनिट आ जाएगा। तो इन्वेंट्री कॉस्ट 60,000 इंटू 11.88, 7,12,800 है। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विद डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल परचेज प्राइस, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तो इन सब का टोटल आ रहा है 7,22,836, जबकि पहले आ रहा था होल्डिंग में 7,20,600। तो जब आप ईओक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो ईओक्यू का टोटल है 7,20,600, और जब सप्लायर की बल्क डिस्काउंट को ऑफर कर रहे हैं तो टोटल खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो 7,22,836 आ गया है। तो जब बल्क डिस्काउंट का खर्चा बढ़ गया है तो सप्लायर की ऑफर हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द ईओक्यू अप्रोच रिजल्ट इन अ स्लाइटली लोअर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हम ईओक्यू अप्रोच को फॉलो करेंगे, सप्लायर की ऑफर को हमने रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद जी इन्वेंट्री में नेक्स्ट टॉपिक आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि कितने यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में हों तो मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और वो जो नया ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसे कहते हैं ऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द रीऑर्डर लेवल व्हेन टू ऑर्डर इन्वेंट्री, टू व्हाट लेवल शुड इन्वेंट्री फॉल बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैंने पहले जैसे कहा कि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि मैक्सिमम इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल रखना है, मिनिमम रीऑर्डर लेवल रखना है, या एवरेज रीऑर्डर लेवल रखना है। एम इज नॉट टू हैव इन्वेंट्री शॉर्टेज एज दिस इज एक्सपेंसिव।
एम ये है कि स्टॉक आउट ना हो जाए, स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ सेल्स नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। एम ये भी है कि एक्सेसिव इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए, कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखी हुई है, बहुत ज्यादा उसकी होल्डिंग कॉस्ट बियर कर रहे हैं, और इसके अलावा उसके ऑब्सोलीट होने का या उसके वेस्ट होने का अलग हमें डाउट है। आइडल वर्कर्स, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई, तो हमारी वर्कफोर्स फारिग बैठी होगी, जब तक सप्लायर की तरफ से यूनिट्स नहीं आते उतनी देर हमारी मशीनरी यूज नहीं होगी, उतनी देर जो भी कस्टमर आएगा तो हम कहेंगे यूनिट्स ही नहीं बने हुए, तो लॉस ऑफ सेल्स होगी, डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स होंगे, और अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन और मार्केट में हम compete करने में भी पीछे रह जाएंगे अगर हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो। आगे यदि रीऑर्डर लेवल डिपेंड किस चीज पे करता है, रीऑर्डर लेवल डिपेंड करता है लीड टाइम पर। लीड टाइम का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट डेट एंड गुड्स डिलीवरी डेट। कब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और कितना टाइम मेरे सप्लायर को चाहिए मुझे यूनिट्स डिलीवर करने के लिए। क्वांटिटी डिमांडेड इन द लीड टाइम, और हमने लीड टाइम में कितनी क्वांटिटी डिमांड की है। ये दो चीजें जो हैं वो हेल्प करती हैं रीऑर्डर लेवल को डिफाइन करने में। If the lead time and quantity demanded in the lead time are constant, reorder level is relatively straightforward, but generally there is some uncertainty about both. अगर तो फर्ज करें कि हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हमने हमेशा 10,000 यूनिट्स अपने पास जब होते हैं उस वक्त ऑर्डर प्लेस करना होता है, और वो 10,000 यूनिट्स में हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारा 1,000 यूजेज है पर डे, और हमारे सप्लायर को 10 दिन चाहिए डिलीवर करने में, तो 1,000 इंटू 10, 10,000 यूनिट्स हैं जी। और हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा हमारी सेल्स 900, 800, सॉरी 950, 1,000, 1,050, एवरेज 1,000 पे रहती है। और कभी सप्लायर 9 दिन में दे देता है, कभी 11 दिन में दे देता है, एवरेज 10 दिन रहते हैं। तो पता चल गया कि ऑन एवरेज हमेशा सेल 1,000 या इसके करीब होती है, और एन एवरेज सप्लायर को हमेशा 10 दिन या इसके करीब दिन चाहिए, कभी 9 कभी 11, तो 10 ही रख लो यार। और हमेशा कभी 900, 950, कभी 1,000, कभी 1,050, कभी 1,100 यूनिट सेल होते हैं, तो 1,000 पर ही राउंड कर लो। तो 1,000 इंटू 10, 10,000 यूनिट्स इन्वेंट्री में होने चाहिए। लेकिन ये हर प्रोडक्ट के केस में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के केस में पॉसिबल है जिनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जी रीऑर्डर लेवल का। अ कंपनी सप्लायर ऑलवेज डिलीवर्स इन्वेंट्री विद इन 5 डेज। ये जो 5 डेज है ये लीड टाइम है। आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड द कंपनी ऑलवेज यूजेस 300 यूनिट्स पर डे। ये आपके पास यूजेज है। व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल क्या होगा? If a company supplier always delivers inventory 5 days after an order is placed and the company always uses 300 units per day, reorder level 5 into 300, 1,500. Place the order when inventory is equal to 1,500, and just as the last item is used, a delivery should be received. 1,500 यूनिट्स खत्म होने तक हमारे पास नए यूनिट्स आ जाने चाहिए। इसे क्या कह रहे हैं हम? रीऑर्डर लेवल। नोट 1,500 टेल्स यू नथिंग अबाउट हाउ मच टू ऑर्डर। इससे ये नहीं पता चलता कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, वो तो आपकी अपनी डिमांड बताएगी कि आगे आपको डिमांड क्या नजर आ रही है। अगर पहले आप हर मरतबा 5,000 यूनिट खरीदते थे, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई और आपको आगे 7,000 यूनिट्स की डिमांड नजर आ रही है, तो आप 7,000 खरीदें, 7,500 खरीदें, 8,000 खरीदें। ये डिपेंड करता है कि आगे आपकी डिमांड कितनी और आपको कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए। वो रीऑर्डर लेवल नहीं बता सकता, वो कंपनी ने खुद डिसाइड करना है। दैट इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो या तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले से पूछ लें, और या फिर ये है कि अपने नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ प्रोडक्ट को सामने रख के डिसाइड कर लें।
आगे हमारे पास आता है जी इन्वेंट्रीज में रीऑर्डर लेवल से ही रिलेटेड जनरली बोथ लीड टाइम एंड यूजेज पर डे वेरी। जैसे मैंने आपसे कहा कभी मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है और कभी एवरेज हो सकता है। टू अवॉइड हैविंग stock out, that is demand but not no inventory. The reorder level is set higher and a buffer or safety inventory is maintained. अब हमारे पास क्या है जी, ये इन्वेंट्री लेवल्स हैं, ये ऑर्डर प्लेस्ड है, ये सेफ्टी इन्वेंट्री और ये टाइम पीरियड है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कभी इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है, कभी लो है, कभी फिर हाई हो गया, कभी एवरेज हो गया, फिर से लो हो गया और ये वेरी करता जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये नेचर कर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर और उस साइज ऑफ द बिजनेस पर। जो सीजनल बिजनेसेस होते हैं वो सीजन के शुरू में बहुत ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, जबकि सीजन के स्टार्ट में उनकी इन्वेंट्री में यूनिट्स बहुत थोड़े होते हैं। तो वो अपने मिनिमम रीऑर्डर लेवल पर बहुत बड़ा ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं। बाज बिजनेसेस बहुत ज्यादा यूनिट्स होने के बावजूद बहुत बड़ा ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं। बाज बिजनेसेस रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर साइज दोनों लोएस्ट लेवल पे रखते हैं, और बाज जो है वो दोनों को में से किसी एक चीज को हाई लेवल पर और किसी दूसरी चीज को लो लेवल पे रखते हैं। तो ये बिजनेस की सिचुएशन डिफाइन करेगी, डिमांड डिफाइन करेगी, कोई पर्टिकुलर टाइम है तो वो डिफाइन करेगा, या नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं जो रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड। जनरली बोथ लीड टाइम एंड यूजेज पर डे वेरी टू अवॉइड हैविंग स्टॉक आउट डिमांड बट नो इन्वेंटरी। कि हमारा पर्पस क्या है रीऑर्डर लेवल डिफाइन करने का, कि जितना टाइम सप्लायर को चाहिए हमारी डिमांड पूरी करने के लिए उतने अरसे तक के यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए, हम स्टॉक आउट सिचुएशन फेस ना करें। Reorder level is equal to maximum lead time into maximum you daily usage। लेकिन इसके ये रीऑर्डर लेवल है, इसको अल्टरनेटिवली हम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम और एवरेज रीऑर्डर लेवल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि अगर हमारा सप्लायर थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होनी चाहिए, हम स्टॉक आउट ना हो जाए। और अगर हमारा सप्लायर टाइमली डिलीवर कर दे तो तब भी कुछ इन्वेंट्री रखी हुई है जिसको बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक कहेंगे या मिनिमम इन्वेंट्री कहेंगे, और उसका मकसद हमारा बेचना नहीं है, वो प्रिवेंटिव मैयर के तौर पे रखी हुई है, अनटिल और अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जिस वक्त हमारे सारे ही यूनिट्स बिक जाएं और सप्लायर की तरफ से डिलीवर ना हो, तो फिर हम उस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री को भी यूज करें। दिस विल मीन दैट इन्वेंट्री विल रेयरली फॉल टू जीरो, क्योंकि अब आपने मैक्सिमम इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन कर ली है। एंड देयर विल बी बफर और सेफ्टी इन्वेंट्री। बेसिकली मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का मकसद ही यही है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होनी चाहिए डिमांड्स के अलावा भी। बफर इन्वेंट्री इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं एवरेज रीऑर्डर लेवल। और ये जो बफर इन्वेंट्री है, इट इज आल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, और इसको आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी कह सकते हैं। कि कंपनी ऐसी सोचती है कि इतना कम से कम यूनिट्स हमें हर वक्त किसी भी प्रोडक्ट के मेंटेन करने चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू बफर इन्वेंट्री प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टू। ये बात याद रखें कि ये डिवाइडेड बाय टू सिर्फ इस रीऑर्डर क्वांटिटी के नीचे हो रहा है, जिसको अल्टरनेटिवली हम ऑर्डर साइज भी कहते होते हैं। अब हमारे पास जी अगला क्वेश्चन आता है बफर इन्वेंट्री से रिलेटेड। अ कंपनी हैज इट्स रीऑर्डर लेवल एट 5000 यूनिट्स, एवरेज लीड टाइम इज इक्वल टू 4 days, एवरेज यूजेज इज 1000, cost of holding is $6 per unit. What is the cost of holding the buffer inventory? Buffer inventory is equal to what? Maximum reorder level minus minimum average reorder level.
मैक्सिमम क्या है 5,000 है जो उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, इनटू एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूजेज। एवरेज लीड टाइम 4 दिन है और एवरेज यूजेज 1,000 है। तो 5,000 में से 4,000 तो लाजमी बिक जाएंगे अगर सप्लायर ने ज़्यादा टाइम ना भी लिया। तो 1,000 यूनिट ही हमारे पास ऐसे सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक बचेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी की एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट बियर करेंगे। तो एनुअल बफर एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 6,000, ये बफर की है। इसमें वो यूनिट शामिल नहीं है जो आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपके पास आने हैं। ये जो बफर की होल्डिंग कॉस्ट है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है, सेफ्टी स्टॉक की यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट है या मिनिमम इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है। अब आगे हमारे पास जी कुछ रीजंस हैं, रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, हम क्यों रखना चाहते हैं। टू डील विद अनएक्सपेक्टेड डिमांड। बेसिकली हमें कहना चाहिए कि हम सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक क्यों रखना चाहते हैं, कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड अराइज हो जाए तो हमारे पास यूनिट्स हों, स्टॉक खत्म ना हो जाए। टू डील विद अनएक्सपेक्टेड डिले इन डिलीवरी, सप्लायर की तरफ से लेट आ गया, सप्लायर की कोई न्यू ईयर लीव्स आ गई, सप्लायर के कोई रिलीजियस इवेंट आ गया जिस वजह से छुट्टियां हैं, सप्लायर की तरफ कोई एनर्जी क्राइसिस हो गया, सप्लायर की लेबर ने स्ट्राइक कर दी, या कोई वेदर के इश्यूज आ गए, या कोई एयरलाइन के या इसके कोई कम्युनिकेशन के, रोड कम्युनिकेशन के या किसी भी कम्युनिकेशन मोड को जिसको भी हम यूज कर रहे हैं उसके कोई इश्यूज आ गए। टू मेक द यूज ऑफ बल्क डिस्काउंट, बाज दफा हमें ज्यादा यूनिट खरीदने पे डिस्काउंट मिल रहा होता है जिसकी वजह से अभी हमने पढ़ा कि टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो हम ज्यादा यूनिट खरीद लेते हैं, तो कुछ सेफ्टी इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। टू बाय व्हेन द, फिर या बाद मरतबा मार्केट में प्राइसेस कम थी तो हमने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली कि यार अभी प्राइसेस कम है इसका फायदा उठा लो, तो सेफ्टी इन्वेंट्री हमारे पास क्रिएट हो गई। सीजनल प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बाज चीज़ों का सीजन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स खरीदने हैं सीजन के शुरू में, ताकि ड्यूरिंग द सीजन अब हमारे पास किसी किस्म का भी स्टॉक आउट का इशू नहीं आना चाहिए कि हमारे पास से स्टॉक खत्म हो गया है ड्यूरिंग द सीजन और हम उसकी सेल नहीं कर सके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजनल प्रोडक्शन के टाइम पर आपके पास काफ़ी हो। टेक्निकल रीजंस, फॉर एग्जांपल विस्की मैच्योरिंग फॉर 12 ईयर्स, टेक्निकल रीजंस भी हो सकती हैं कि हमें बाज़ मरतबा पता होता है कि किसी चीज़ के ख़राब बहुत होना है उसने बहुत देर के बाद, या किसी चीज़ का फैशन ऑब्सोलीट होना ही नहीं है, उसने आउटडोर ही नहीं होना, तो उसकी सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक रखने में हमें किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं है।